हेलो गाइस, मैं हूं आनंद राजपूत और मैंने आपके लिए जो कल वीडियो बनाई थी साइंस पार्ट 3, तो उसमें एक जगह पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। जहां जो पहली परिभाषा बताई हुई थी वो लिखने में गलती हो गई थी उसमें, तो उसको आप सही कर लें। जहाँ पर बड़ विक्षेपण कहते हैं लिखा है वहाँ पे सॉरी, प्रकीर्णन कहते हैं लिखा होगा पहली परिभाषा में, वहाँ पर आपको बड़ विक्षेपण करना है। ठीक है, वो लिखने में गलती हो गई थी और जो है उसमें आप अपना देख लें। सही बोला, सही था मैंने, शुरू में जो परिभाषा बताई थी वो ठीक थी, लेकिन लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। ओके, तो आज हम आपको प्रकाश के प्रकीर्णन से ही संबंधित जो होने वाली घटनाएं हैं उनके बारे में अवगत कराएंगे और उनके बारे में बताएंगे। और आज डिटेल में आपको हम बताने वाले हैं कि ये घटनाएं होती हैं, ऐसा होता क्यों है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलते हैं बोर्ड पर। देखिए बच्चों, हम आपको आज बताने वाले हैं कि सबसे पहले ले रहे हैं आकाश का रंग नीला दिखाई देना। आपने देखा होगा हमें स्वच्छ आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। तो यह किसके कारण दिखाई देता है, आइए जानते हैं। क्या होता है, जब आकाश, जो स्वच्छ आकाश होता है, जब वायुमंडल में प्रकाश प्रवेश करता है तो वायुमंडल में जो धूल मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं उनसे प्रकाश टकराता है, और जो कम तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश होता है वो ज़्यादा प्रकीर्णित होता है। मैंने कल आपको बताया हुआ था प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा किसका होता है, जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी वह प्रकाश सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी वह प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है। तो आइए देखते हैं। जब प्रकाश वायुमंडल से देखिए बच्चों, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, जब प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, और बैंगनी और जामुनी जो रंग होते हैं उनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा, क्योंकि ये सबसे कम तरंग दैर्घ्य के मतलब प्रकाश है। तो जब इन रंगों का प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो ये दोनों रंग मिलकर के नीले रंग का निर्माण करते हैं, और इसी कारण से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा, ये तरंग दैर्घ्य कितने बच्चे नहीं जानते, ये आप हमें या तो कमेंट में बताएं तो हम आगे वीडियो लेकर आएंगे, या आप अभी बता दें तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं। चलिए हम बता देते हैं आपको तरंग दैर्घ्य क्या होती है। मान लीजिए ये तरंग दैर्घ्य जो होती है, कम तरंग दैर्घ्य अधिक तरंग किसे कहेंगे। मान लीजिए ये एक माध्यम है और तरंग जो है आपकी इस तरीके से गमन करती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है, इस तरीके से गमन करती है। कोई तरंग, ये कण यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरीके से इसने तरंग के रूप में चलना शुरू किया। अब चलना शुरू किया तो हम किसको कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। देखो यहाँ से जो माध्यम का जो ऊपर की ओर उच्चतम बिंदु होता है उसे बोलते हैं सिरंग। क्या बोलते हैं, सिरंग। और इधर माध्यम से नीचे की ओर जो उच्चतम बिंदु होता है इसे बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं, गर्त। ठीक है, तो एक ये देखो, एक सिरंग ये है, एक ये दूसरा, ये दूसरा गर्त ये है। ठीक है, अगर ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये तीसरा गर्त सिरंग हो जाएगा और ये तीसरा गर्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आगे तरंग बढ़ती है लंबे मार्ग में। ठीक है, तो किन्हीं दो क्रमागत, यानी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, जो माध्यम से सिरंग तक की जो ऊंचाई होती है ना, इसे तो बच्चों बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। लेकिन जो यहाँ इस सिरंग से लेकर इस सिरंग के बीच की जो दूरी होती है इसे हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तरंग दैर्घ्य। इसे क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। और इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है इसी को बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। और जो ये माध्यम से ऊपर की ओर उच्चतम बिंदु है इसे सिरंग बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। तो बच्चों इस तरीके से तरंग दैर्घ्य की परिभाषा क्या हुई। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, तरंग दैर्घ्य की परिभाषा लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए तरंग दैर्घ्य क्या होगी, यानी किन्हीं दो, देखिए तो दो सिरंगों, यानी किन्हीं दो सिरंगों अथवा किन्हीं दो गर्तों, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की बीच की दूरी
किन्हीं दो सुरंगों यानी किन्हीं दो क्रमागत सुरंगों अथवा किन्हीं दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अच्छा, आवर्तकाल इसी में आता है और इसी में आती है आवृत्ति। तो फिलहाल यहाँ बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जरूरत पड़ गई तो मैं बता दे रहा हूँ आपको आगे, ताकि जरूरत ना जिन जिन को है वो आराम से सीख लें। तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? किन्हीं दो क्रमागत सुरंग अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। लेकिन यदि हम कहें आवृत्ति किसे कहते हैं या आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो आवर्तकाल किसे कहते हैं? किसी तरंग द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, किसी तरंग द्वारा अपना एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ऐसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं किसको? आवर्तकाल को। ठीक है बच्चों, आवर्तकाल कहते हैं किसको? इसको। किसी तरंग को अपना एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। आवृत्ति किसे कहते हैं? एक सेकंड में किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है भाई, हमने आपको परिभाषा बता दी है, लेकिन अब हम ये समझाने वाले हैं कि कैसे कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है और कैसे अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रकीर्णित नहीं होता है। सिर्फ ये आपको समझाने वाले हैं अधिक जानकारी के लिए। लेकिन आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कम तरंग दैर्ध्य। मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश का ये कण उपस्थित है वायुमंडल में, ये जो है वायुमंडल में प्रकाश के उसके धूल मिट्टी के कण उपस्थित हैं जिनसे प्रकाश आता है, टकरा करके फैलता है। तो देखिए, जब ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होगा उसका तो मार्ग कुछ इस तरीके से होगा ना बच्चों। देखिए, अगर ज़्यादा तरंग दैर्ध्य का है तो इसका मतलब इनके बीच का जो ये गैप है ना, ये मान लो यहाँ पर कण था तो यहाँ टकराया, लेकिन यहाँ से लेकर फिर यहाँ तक ये कोई कण इनसे बीच में ये कोई भी टकरा नहीं रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? और अगर यही कम तरंग दैर्ध्य का होता है, इसका मतलब क्या है कि ये इस तरीके से कुछ चक्कर लग रहे होंगे उसके, तो ये यहाँ से चला तब तक इससे टकरा गया, यहाँ से चला इससे टकरा गया। मान लो यहाँ से चला, ये प्रकाश चला, यहाँ से चला इससे टकराया, यहाँ से चला इससे टकराया, यहाँ से चला इससे टकराया, ऐसे करके ऐसे चलता है। तो ये लगातार जल्दी जल्दी टकराता है और जैसे इनके बीच की ये दूरी जितनी ज़्यादा होगी तो वो उतने ही कम मतलब अणुओं से टकराएगा, जो धूल मिट्टी के कण होंगे उनसे उतना ही कम टकराएगा। इसलिए इस तरीके से मतलब जो अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है वो कम टकराता है और जो कम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश होता है वो ज़्यादा अणुओं से टकराता है, और जितना ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी के अणुओं से टकराएगा उतना ही ज़्यादा विकिरित हो जाता है। ठीक है, ठीक है गाइस, और मैंने आपको ये जो कंटेंट प्रदान कराया है इसमें आपको जो भी मतलब और आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस हमारे वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। ठीक है, और आपको आगे किसी भी कंटेंट में वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।